आज हम महात्मा गांधी की जर्नी पर बात करेंगे। तो महात्मा गांधी कैसे जननायक बने, यानी मोहनदास करमचंद गांधी से कैसे वो जननायक बन गए, नेता बन गए, महात्मा बन गए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। पहले तो ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी पर तीन कथाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो महात्मा गांधी वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। यानी अगर हम देखें तो ये तीनों स्टोरी क्या है, अद्वितीय कथा को व्यक्त करती है। श्रवण कुमार को देखें तो वो क्या है, श्रवण कुमार की कथा ऐसी है कि मातृ पितृ भक्त, अद्वितीय, जो आज होना लगभग नामुमकिन सा लगता है समाज में। हरिश्चंद्र की बात करें तो हरिश्चंद्र अपने जीवन में सच्चाई को, सत्यता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी पूरी राजपाट समाप्त कर दिया और अंत में जाकर फिर से वो उसका फल उनको मिला। भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता एक तरह से क्या है, कर्म मार्ग को बताता है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। भगवत गीता क्या कहता है, कर्म करिए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परिणाम क्या होगा मुझ पर छोड़ दो, तुम उसकी ना चिंता करो। तो इन तीनों स्टोरी की, इन तीनों कथाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव था किस पर, महात्मा गांधी। तो अगर महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत अगर देखते हैं, या सत्याग्रह, अहिंसा, आत्मसंयम, तो ये सभी चीज कहां से प्राप्त किया था, इन स्टोरियों से प्राप्त किया, इन कथाओं से प्राप्त किया। और महात्मा गांधी अपने जीवन में इस दर्शन को रख लिए थे, भगवत गीता का दर्शन को रख लिया, हरिश्चंद्र की कथाओं पर का पूरी तरह से अपने जीवन में उन्होंने उतारने की कोशिश किया, और श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त की। तो यानी एक तरह से क्या है, कर्म करना। अब महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी को हम तीन पॉइंट में, तीन बिंदु से देख सकते हैं। पहला उनका एजुकेशनल जर्नी। पहली चीज क्या है, उनकी एजुकेशनल जर्नी। तो एजुकेशनल जर्नी में क्या है कि यहां पर वो बेसिक एजुकेशन और मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद वो लंदन गए। तो लंदन में जाकर लॉ के लिए उन्होंने इनर टेम्पल कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया, और इसी के साथ इंडियन लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की पढ़ाई के लिए उन्होंने कहा लिया एडमिशन, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन। तो यहां पर लगभग आप इस समय मान लीजिए 88 के आसपास है, यहां पर उन्होंने क्या किया, एडमिशन लिया। तो इनर टेम्पल कॉलेज में वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इंडियन लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की पढ़ाई किया, और यहां से एक तरह से पूरी तरह से फुल फ्लैज बैरिस्टर बन के निकले। अब एजुकेशनल जर्नी के बाद उनका जो दूसरा कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो उनका प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी की प्रिंसिपल की अगर सिद्धांत की बात करें तो गांधी जी के जो सिद्धांत था वो क्या था, वो सिद्धांत था ट्रूथ या सत्याग्रह, दूसरा अहिंसा या नॉन वायलेंस, और सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये था। और तीसरा अगर बात हम करें तो तीसरी बात उनकी पॉलिटिकल लाइफ की बात करें। पॉलिटिकल लाइफ। तो इन तीन पॉइंट से हम उनको पढ़ते हैं। पहले एजुकेशनल जर्नी, अब प्रिंसिपल, गांधी जी के प्रिंसिपल, और तीसरा पॉलिटिकल लाइफ। अब प्रिंसिपल की बात अगर करें तो उसमें उनका क्या था, ट्रूथ या सत्याग्रह, दूसरा नॉन वायलेंस, और तीसरा सेल्फ डिसिप्लिन।
आत्मसंयम। अब ये सत्याग्रह क्या है? सत्य पर आग्रह, सत्यता पर चलना, सच्चाई पर चलता, सच्चाई के मार्ग पर चलना, अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध फाइट करना। किसी भी प्रकार का अगर अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए उससे फाइट करना, लोगों से फाइट करना, उसके विरुद्ध फाइट करना, लड़ना। तो ये ताकत देती है, आत्मबल देता है लोगों को। यानी किसी भी प्रकार की उत्पीड़न हो, अन्याय हो, शोषण हो, तो उसमें हम अपने आत्मबल को झोंकते हैं। और आत्मबल कैसे आता है? जब आप, निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो तमाम दिक्कतें आपके रास्ते में आएंगी, तमाम समस्याएं आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफिकल्टीज आपके रास्ते में आएंगी, क्योंकि सच्चाई का मार्ग हमेशा अच्छा नहीं होता है, सच्चाई का मार्ग बड़ा कठिन होता है। तो जब कभी भी आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है, तमाम कठिनाई आती है, आपको तमाम तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है, उत्पीड़न सहना पड़ता है। और गांधी जी के अगर व्यक्तित्व में देखेंगे तो ये हर चीज उनको मिलता है। जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे, असहयोग आंदोलन कर रहे थे, जब उसको वापस लिया तो तमाम लोगों ने उन पर क्या किया, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस जी है, उन पर आलोचना किया कि जब इतना सफल हो रहा था तो इसे आपने बैक क्यों किया, विड्रॉल क्यों किया, कि कोई चीज अगर कन्याकुमारी में हो रही तो उसका परिणाम जम्मू कश्मीर में क्यों भुगता जाए। तो गांधी जी ने कहा था, अपने यंग इंडिया न्यूज़पेपर में कहा था कि सच्चाई पर रहने के लिए या हिंसा से बचने के लिए हम हर प्रकार के ह्यूमिलिएशन, अपमान, यातना सह सकते हैं, लेकिन हम सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ सकते, हिंसा का मार्ग हम नहीं अपना सकते, हम अहिंसा पे ही रहेंगे। तो ट्रुथ सत्याग्रह, अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि किसी को भी मानसिक पीड़ा न दे, किसी का उत्पीड़न न करे, दूसरे को शारीरिक क्षति न पहुंचाए, उसका मानसिक शोषण न करे। ये अहिंसा का सिद्धांत होता है। और नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन काइंड। अगर देखें तो नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानवता का सर्वोच्च स्वरूप जो होता है ना, वो अहिंसा हो। सर्वोच्च स्वरूप अगर अहिंसा है तो निश्चित रूप से क्या होगा कि इस पर चलने के लिए, हिंसा का मार्ग चलने के लिए, हिंसा के मार्ग पर चलने के लिए आपको तमाम यातनाएं सहनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी कायर थे, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि महात्मा गांधी कायर थे, कायर बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो हिंसा का मार्ग नहीं अपनाते थे, कायरता का जवाब वो आत्मबल से देते थे, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए उसका जवाब देते थे। और भी कारण थे, क्योंकि महात्मा गांधी अगर साउथ अफ्रीका में गए तो साउथ अफ्रीका में या भारत में वो जानते थे अच्छे से कि सशस्त्र बल विद्रोह करके हम स्टेट से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते। भारतीय अगर क्रांति करेगा या हिंसा का मार्ग अपनाएगा तो निश्चित रूप से राज्य से वो नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि अभी उस तरह के भारतीयों में बल नहीं आया था, आत्मबल नहीं आया था, उस तरह की स्थिति पर नहीं पहुंचे थे। क्योंकि जैसे ही हिंसा का मार्ग अगर भारतीय अपनाते तो निश्चित रूप से उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 मिनट में कुचल के रख देती, चाहे वो साउथ अफ्रीका की बात कर ले चाहे आप भारत की बात। तो उन्होंने ये सोचा कि इस कंडीशन में हमें अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि अहिंसा का मार्ग ही जरूरी है। एक बात ये भी थी, एक पहलू अहिंसा का ये भी था, क्योंकि गांधी जी वहीं 1942 में करो या मरो का नारा देते हैं, तो क्या वहां पर हिंसा का पुट नहीं है? बिल्कुल है। वो ये कहते हैं कि अब हम और गुलाम नहीं रह सकते हैं, तो अपनी गुलामी की या गुलामी या प्रतंत्रता को तोड़ने के लिए हमें क्या होगा, इसको प्राप्त करने के लिए हम लड़ेंगे,
या तो हम मर जाएंगे या फिर आजादी प्राप्त करते करते आजादी प्राप्त कर लेंगे। या तो हम गुलामी की जंजीर को तोड़ने की लड़ाई में या तो हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, या फिर हम आजाद हो जाएंगे। अब और हम गुलाम नहीं रह सकते। वहां तो हिंसा की बात थी। तो गांधी जी कायर नहीं थे। तो ट्रूथ, सत्याग्रह, अहिंसा और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मसंयम, जानते हैं आत्मसंयम लोगों को निर्भय बनाता है, लोगों के अंदर से फियर को भगाता है, दूर करता है, उसको करुणामय बनाता है, उसके अंदर करुणा का भाव आता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मसंयम, करुणा के भाव को निर्भय बनाता है लोगों को। तो ये क्या था? ये सत्याग्रह और अहिंसा और सेल्फ डिसिप्लिन तीन थी। और इन तीनों अगर अस्त्रों की बात हम करें, इन तीनों सिद्धांतों की बात करें, तो ये साउथ अफ्रीका के लेबोरेटरी प्रयोगशाला में गांधी जी ने इसका परीक्षण कर चुके थे। भारत में इन अस्त्रों का प्रयोग करने से पहले गांधी जी इसका सत्याग्रह, अहिंसा और आत्मसंयम जैसे शस्त्रों का परीक्षण कहां किया था? इसका परीक्षण उन्होंने ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में कर चुके थे और इससे इनको काफी लाभ मिला, वहां के लोगों के लाभ मिला था। वहां जो एक रेशियल, जातीय भेदभाव चल रही थी, उस जातीय भेदभाव की लड़ाई में इन्होंने अपनी सत्याग्रह, अहिंसा, सत्य, आत्मसंयम, इन प्रकार के सिद्धांतों या अस्त्रों कह सकते हैं, अस्त्र को उन्होंने पूरी तरह से प्रशिक्षण कर चुके थे, परीक्षण कर चुके थे, टेस्ट कर चुके थे, और तब जाकर ये भारत में इसको लागू कर। और उसके बाद आता है पॉलिटिकल लाइफ। तो पॉलिटिकल लाइफ की बात अगर करें, राजनीतिक जीवन की बात करें गांधी जी की, तो राजनीतिक जीवन को अगर स्टार्ट करते हैं तो 22 मई 1894 को, यानी 22 मई 1894 को गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 22 मई 1894 को पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो गांधी जी 22 मई 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। कहां पे? साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस के साथ। तो गांधी जी established Natal Indian Congress to fight against racial discrimination in South Africa। यानी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। और यहीं पर उन्होंने 1902 या 3 के आसपास इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पब्लिश किए थे अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये लगभग 4 भाषाओं में आती थी, तो तमिल, गुजराती, इंग्लिश एंड हिंदी। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में, जो 4 भाषाएं में आती थी। कौन कौन भाषा थी? तमिल थी, गुजराती थी, इंग्लिश और हिंदी, 4 भाषाओं में पब्लिश होती थी। और इस न्यूज़पेपर से वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। तो यहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में अच्छी खासी उन्होंने उपलब्धि प्राप्त करके, सफलता प्राप्त करके, अपने सिद्धांतों का परीक्षण करके एक धारदार हथियार के रूप में सत्याग्रह, अहिंसा, आत्मसंयम, आत्मबल जैसे शस्त्रों का उन्होंने क्या किया था? परीक्षण किया था।
और फिर वो आते हैं भारत। तो भारत कब आते हैं? भारत आते हैं वो 9 जनवरी 1950 को गांधी जी केम बैक टू इंडिया। यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां आते हैं? भारत आते हैं। और इसी 9 जनवरी 1915 यानी 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसका अपनी कहानी वो बाद में हम चर्चा करेंगे। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटते हैं और लौटने के बाद वो सबसे पहले किससे मिलते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि गांधी जी का कोई राजनीतिक गुरु था भारत में तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से ये कहा कि पहले मोहनदास आप पूरे भारत की दौरा करिए और पूरे भारत का दौरा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, भारत के कहां पर किस तरह की समस्याएं हैं। तो पहले आप पूरे भारत का दौरा करिए और भारत की समस्याओं को समझने की कोशिश करिए, फिर आप भारतीय राजनीति में क्या करिए? प्रवेश करिए। तो गांधी जी पूरे भारत का दौरा किया और जगह जगह की समस्याओं को उन्होंने देखा। कहीं जनजातीय समस्याएं हैं, कहीं किसानों की समस्या है, कहीं मिल मजदूरों की समस्या है। तो हर तरह की समस्याएं और शोषण चल रहा था पूरे भारत में। गांधी जी भारत आए और गांधी जी, हम अभी कह रहे थे कि गांधी जी का जो एक जर्नी थी कि मोहनदास करमचंद गांधी कैसे जननायक बने। तो अगर भारतीय लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने क्या किया था, या भारतीय लोगों का विश्वास कैसे गांधी जी में निहित हुआ, इसके पीछे 3 कहानी और 3 केस है। तो क्या होता है कि गांधी जी यहां पर 3 समस्याओं का निस्तारण करते हैं और बड़ी सफलतापूर्वक अपने उन हथियारों से, जिन हथियारों को साउथ अफ्रीका में परीक्षण किया था। तो पहला समस्या है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। 1917 का चंपारण सत्याग्रह हुआ ये कि 1916 का जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो यहीं पर चंपारण से एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल लखनऊ आए थे और यहां पर जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने चंपारण में हो रहे किसानों के साथ समस्याओं का वर्णन किया, बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश प्लांटर, जो ब्रिटिश वहां पर नीलहे थे, यानी नील की खेती पर जबरदस्ती करवाते थे, यानी ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स की समस्याओं को बताया और कहा कि वहां के किसानों के साथ जबरदस्त तरीके से क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। किस प्रकार? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश जो वहां पर व्यापारी हैं वो क्या करते हैं कि किसानों से उनके खेत के 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए क्या करते हैं? जब नील की खेती करने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं तो उसे कहते हैं। यहां पर समस्या क्या थी? तो प्रॉब्लम था 3 कठिया, 3 कठिया, 3 कठिया समस्या था। यानी जैसे 20 कट्ठे का 1 बीघा माना जाता है तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर आपको क्या बोना है? आपको नील की खेती करना है। ये किसानों से वहां पर कराई जाती थी कि जो ब्रिटिश प्लांटर थे वो अगर 1 बीघा की खेती है किसी किसान के पास तो वो ये कहते थे कि आप इसके 3 कट्ठे पर आप क्या करेंगे? नील की खेती करेंगे और इसके लिए उन्हें अग्रिम पैसा दे देते थे। अग्रिम पैसा देने के बाद ये होता था, और वो भी अग्रिम पैसा देते थे लेकिन वो भी बहुत ही कम, लिस्ट अमाउंट देते थे। तो किसानों की समस्या थी तो लिस्ट देते थे 3 कट्ठे पर इसकी फोर्स करते थे। और चूंकि नील की खेती करने से क्या होती थी, वहां पर नील की खेती करने से वहां जो उस खेत की जो उपजाऊ था, फर्टिलिटी थी, वो कमजोर होती थी, कम होती चली जाती थी। तो एक तरह से नील की खेती जहां जहां
बड़े पैमाने पर हो रही थी, वहां पर बंजर की स्थिति क्रिएट हो चली जा रही थी। जो लैंड था वो एक तरह से बंजर होता जा रहा था। दूसरी चीज कि किसान पर इसको फोर्सली दबाव पूर्वक खेती करने के लिए कही जाती थी। अब ये बात राजकुमार शुक्ल ने जवाहरलाल नेहरू से कहा और जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए गांधी जी से कहा कि आप देख जाइए और चंपारण में ऐसी ऐसी समस्या है तो किसानों को इससे मुक्ति दिलाइए। फिर गांधी जी चंपारण के लिए जाते हैं, लेकिन जाने से पहले जब जाते हैं गांधी जी पहुंचने वाले होते हैं तो वहां का जो ब्रिटिश कमिश्नर होता है तो गांधी जी को मना कर देता है चंपारण में उतरने के लिए, ट्रेन से उतरने के लिए गांधी जी को मना कर देता है। मना करने के बावजूद गांधी जी वहां ट्रेन से चंपारण उतरते हैं और वहां पर गांधी जी को महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजरूल हक जैसे कई नेता थे, भारतीय नेता थे, वहां पर सहायता देने के लिए पहुंचते हैं। तो गांधी जी एक तरह से क्या होता है कि ब्रिटिश कमिश्नर के कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद क्या होते हैं, चंपारण में ट्रेन से उतरते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेश का डिनाई कर रहे हैं। तो इसलिए चंपारण सत्याग्रह को कहते हैं हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, माना जाता है चंपारण सत्याग्रह को। गांधी जी यहां उतरते हैं, किसानों की समस्या सुनते हैं और समस्या सुनने के बाद यहां पर सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। गांधी जी इसकी लड़ाई करते हैं। वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें धमकाया कि मैं आपको जेल में डाल दूंगा। गांधी जी ने कहा बिल्कुल जेल में डाल दीजिए, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है किसानों की और जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं लड़ाई करूंगा। मैं उन सभी प्रकार की यातनाओं को सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसानों पर ये यातना होने नहीं देंगे। तो इस तरह गांधी जी के अड़ने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पर झुकी और झुकने के बाद किसानों को वहां से तिनकटिया समस्याओं से, तो इसे कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। यानी पहली बार चंपारण सत्याग्रह करके यहां पर क्या हुआ, किसानों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाई। अब देखिए बात यहां ये नहीं है कि चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया, क्या हो गया, लेकिन गांधी जी यहां पर क्या हुआ, इस सत्याग्रह करने के बाद, इस विजय के बाद यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था कि बिना किसी हिंसक घटनाओं के ये क्या हुआ, गांधी जी इस पर जीत हासिल की चंपारण में। तो किसानों की समस्याओं को उन्होंने आसानी से चुटकी भर में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसी से खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को यहां पर महात्मा की उपाधि से नवाजते हैं। उसके बाद एक समस्या और आती है, वो समस्या है अहमदाबाद मिल लेबर, यानी अहमदाबाद मिल मजदूरों, श्रमिकों की समस्या आती है। ये 1928 की बात है, 1918 की बात है। अब हुआ क्या था अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में हुआ ये था कि वहां पर प्लेग फैला हुआ था। प्लेग फैलने के कारण सभी श्रमिकों की मृत्यु हो रही थी। श्रमिक डर के और अपने घर की तरफ भाग रहे थे, जो जहां का था वहां भाग रहा था। इससे घबराकर जो मिल मालिक था, तो मिल मालिक ने क्या किया, एक घोषणा किया कि जो मजदूर प्लेग के कंडीशन में भी, यानी प्लेग फैला हुआ इस कंडीशन में भी जो अहमदाबाद मिलों में काम करता रहेगा मजदूर, उसे हम क्या देंगे, उसे हम बोनस देंगे। तो यहां पर क्या था, अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ और प्लेग के कारण सभी मजदूर भाग रहे थे। तो मिल मालिक ने एक घोषणा किया कि हम सभी को क्या करेंगे, बोनस देंगे। ठीक है, तो कुछ मजदूर अपने जान का प्रवाह किए बगैर यहां पर रुके रहे और मिल को चलाते रहे। जैसे ही प्लेग समाप्त हो गया तो श्रमिकों ने बोनस की मांग की, किससे, मिल मालिक से। लेकिन मिल मालिकों ने इनकार कर दिया बोनस देने से।
कहा कि सब आप तो भाग गए थे, तो हम बोनस किस बात की दें? तो मिल मालिकों ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि हम आपको बोनस नहीं देंगे। अब बोनस की बात को लेकर वहां के जो मिल मजदूर थे, जो श्रमिक थे, वो हड़ताल कर दी और तब गांधी जी को फिर से वो लोग याद किए और गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद पहुंचने के बाद क्या किया उन्होंने? वहां पर हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया, यानी पहली बार हंगर स्ट्राइक। अब देखिए, कहीं कोई हिंसा की भाव नहीं है। अपनी मांग को मनवाने के लिए गांधी जी ने यहां पर भूख हड़ताल स्टार्ट कर। इन फर्स्ट टाइम इंडिया में उन्होंने भूख हड़ताल कहां स्टार्ट किया था? अहमदाबाद। तो भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल करने के बाद वहां के मिल मालिक मजबूर हुए और 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गए। यानी क्या हुआ कि श्रमिकों को 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गए। अब गांधी जी को क्या हुआ? चंपारण की बात अगर करें तो चंपारण में किसानों का विश्वास गांधी जी ने जीत लिया और अहमदाबाद मिल की समस्याओं को दूर किया, तो यहां से श्रमिकों का विश्वास जीत लिया। अब देखिए किस तरह गांधी जी भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक तरह से चमकते हुए सितारे के रूप में आ रहे हैं कि यहां पर किसानों की विश्वास को जीत लिया गांधी जी। या कह सके तो भाई पूरी भारत में अगर देखें तो उस समय क्या थे, मोस्टली लोग 2-4% को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली लोग किसान ही थे। अब किसानों की पूरी तरह से एक तरह से जो विश्वास था गांधी जी ने जीत लिया। उसके बाद अहमदाबाद में श्रमिकों का विश्वास जीता और फिर एक घटना और हुई जिसे कहते हैं खेड़ा। खेड़ा में समस्या। अब खेड़ा में क्या हुआ था कि खेड़ा में 1918 की समस्या है। खेड़ा में भी क्या हुआ कि वहां पर एक तरह से सूखा पड़ गया, अकाल ग्रस्त हो गई खेड़ा का क्षेत्र। और इसके बावजूद भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बैठे हुए गवर्नर ने क्या किया कि वहां पर टैक्स को इंक्रीज कर दिया। कर जो भूमि कर था या राजस्व था उसको क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। ये जानते हुए कि खेड़ा में क्या है, पूरी तरह से एक तरह से क्या है कि खेड़ा में पूरा अकाल पड़ा हुआ है, किसान मर रहा है, किसानों के पास खाने के पैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पर टैक्स को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद फिर यहां पर गांधी जी जाते हैं और गांधी जी को यहां जाते हैं और पहली बार क्या करते हैं? किसानों से कहते हैं कि हम तो आ गए हैं, लेकिन हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आपके अंदर आत्मबल होनी चाहिए। सच्चाई की लड़ाई लड़ने पर क्या हो गई? आपके अंदर आत्मबल होनी चाहिए, आपको हर प्रकार की यातनाओं को सहने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो हम आपकी लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। किसानों ने गांधी जी की बात सुनी और फिर गांधी जी ने स्टार्ट किया, कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे आपका जमीन ही क्यों ना नीलाम हो जाए, लेकिन आप राजस्व, आप कर नहीं देंगे, चाहे इसके लिए आपकी जमीन ही क्यों ना नीलाम हो जाए, आप कर नहीं देंगे। तो पहली बार यहां पर देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो खेड़ा मूवमेंट में क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन यहां पर पहली बार। चाहे कर हम नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी जमीन ही क्यों नीलाम हो जाए। और जब इस तरह की किसानों ने इस तरह की बीड़ा उठाया गांधी जी के नेतृत्व में, तो क्या हुआ कि खेड़ा में भी गांधी जी की विजय हुई। खेड़ा किसानों को राहत मिली और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, यहां के किसानों की मांग बिल्कुल उचित है, तो जो किसान टैक्स देने की योग्यता रखता है वो तो टैक्स दे, और जो नहीं कर पाएगा वो टैक्स न दे।
तो यहां पर गांधी जी की विजय हुई। अब ये समझिए कि एक तो बिहार, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा मतलब गुजरात, और इस तरह गांधी जी क्या हुए, इन तीनों समस्याओं से ये तीनों विजयों ने क्या कर दिया। अब हम बात पा रहे हैं, इन तीनों विजयों ने गांधी जी में, भाई श्रमिक, गांधी जी में क्या हुआ, तीनों विजयों ने गांधी जी में क्या हुआ, किसानों का, श्रमिकों का एक तरह से विश्वास भर दिया। जो कांग्रेस अभी क्या था, अपर लेवल की कांग्रेस थी, अपर सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन था, ऑर्गेनाइजेशन था, अब गांधी जी ने अपने आंदोलन को कहां कर दिया, जमीन स्तर पर पहुंचा दिया। किसान, श्रमिक सब गांधी जी के क्या हो गए, अनुयायी बन गए, जबरदस्त अनुयायी बन गए। और यहीं से गांधी जी क्या बन गए, यहीं से गांधी जी बन गए यहीं से गांधी जी बन गए जननायक। क्या बन गए, जननायक, यानी जनता का नायक बन गए। और इस तरह मोहनदास करमचंद गांधी से 1918 आते आते महात्मा गांधी जननायक बन गए, महात्मा बन गए। और फिर क्या हुआ, कांग्रेस पूरी तरह से अब गांधी जी के अधीन हो गई, और यहीं से गांधीयन एरा स्टार्ट हो जाता है स्वतंत्रता आंदोलन का। तो मोहनदास करमचंद गांधी कैसे जननायक बने, इसके बारे में हम थोड़ा सा लघु विवरण आपको दिया। निश्चित रूप से आप देखिए और कमेंट जरूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन दीजिएगा, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।